नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे अपनी जगह पे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल पहाड़ी इंजीनियर टेक्निकल पे। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से कैलिब्रेशन से रिलेटेड अलग अलग शॉर्ट वीडियोस आ रही हैं। तो एक कुछ बड़ी वीडियो किसी इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन की स्टार्ट करने से पहले या किसी गेजेस की कैलिब्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कैलिब्रेशन हम कर रहे हैं तो उस चीज़ को करने के लिए हम किन किन गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। तो इस सारी चीज़ें जो हम कैलिब्रेशन करते हैं तो वो सारी रिक्वायरमेंट और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है वो सारी NAVL 1 to 9 में मिलती हैं। तो हमारा टॉपिक जो है आज का है NAVL 1 to 9। तो इसी को हम पढ़ेंगे आज, क्योंकि मैं कैलिब्रेशन की वीडियो को शुरू कर दूंगा लेकिन हमें पता ही नहीं होगा कि हम किन चीज़ों का ध्यान रख के किन चीज़ों को फॉलो करके ये कैलिब्रेशन कर रहे हैं, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें NAVL 1 to 9 के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं हूँ एक कैलिब्रेशन इंजीनियर जो कि हूँ 5 साल से एक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं NAVL 1 to 9। तो दोस्तों, NAVL 1 to 9, पहले NAVL क्या होता है। NAVL होता है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। तो ये एक बोर्ड है जो कि हमें NAVL एक्रेडिटेशन देता है कि आप कैलिब्रेशन कर सकते हो, ऑथराइजेशन देता है कि आप एलिजिबल हो कैलिब्रेशन करने के लिए। लेकिन हम एलिजिबल होते कब हैं, हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करनी है वो सारी मिलती हैं हमें NAVL 1 to 9 में। तो चलिए शुरू करते हैं NAVL 1 to 9। दोस्तों, NAVL 1 to 9 में हम स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो हमारे मैकेनिकल, फ्लूइड टाइप, रेडियो टाइप, इलेक्ट्रोटेक्निकल और थर्मल कैलिब्रेशन टाइप के जितने भी तरह के इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, मशीन हमारे यूज़ होते हैं उन सब की कैलिब्रेशन की गाइडलाइन इसमें दी होती है। और किन किन इन्वायरमेंटल या किसी चीज़ की गाइडलाइन हमें वो सारी इसमें बताई होती है कि फॉलो करनी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं, हमारे इक्विपमेंट रहते हैं जो भी रहते हैं, जैसे बर्नियर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज या कोई भी मशीनरी है मेजरिंग के टाइप से, तो उनकी शुरू करते हैं पहले। तो हाँ जी दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं डायमेंशनल मेट्रोलॉजी से। तो इसमें हमें कुछ जनरल रिक्वायरमेंट रहती है जो फुलफ़िल करनी पड़ती है, जो हमें एक कैलिब्रेशन लेबोरेटरी सेटअप करनी है या हमें कैलिब्रेशन करना है। तो जनरल जो गाइडलाइन है, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इन्हें फुलफ़िल करना पड़ता है कैलिब्रेशन करने से पहले। तो किसी भी हम इक्विपमेंट की कैलिब्रेशन करें तो उससे पहले ये मतलब होनी ही चाहिए, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है 8, अगर ये नहीं रहती है तो हम कैलिब्रेशन परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे एलिजिबल नहीं है उस जगह पे। तो पहला रहता है हमारा एकॉस्टिक नॉइज़। जो हमारा जिस जगह पे हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं उस एरिया का जो नॉइज़ लेवल है वो हमेशा हमारा 60 डेसिबल से कम होना चाहिए या 60 डेसिबल होना चाहिए। अगर हमारा नॉइज़ लेवल जो है वो 60 डेसिबल से ऊपर जाता है तो उस जगह पे हम कैलिब्रेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा इल्यूमिनेशन, मीन्स जो लाइट है हमारी, जो लाइट इंटेंसिटी रहती है हमारी उस लैब की जहाँ भी हम कैलिब्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो रहनी चाहिए हमारी हमेशा 250 to 500 लक्स। अगर हमारी लाइट इंटेंसिटी से कम जाती है 250 से या ज़्यादा जाती है 500 लक्स लेवल से तो हम वहाँ पे कैलिब्रेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितनी जो ये लक्स लेवल दिया रहता है अगर इनसे ज़्यादा या कम रहती है तो हमारा जो विजुअल में देखने का जो रीडिंग है उसमें इम्पैक्ट आ सकता है। तो दोस्तों, हमने देखा है कि जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं कैलिब्रेशन की हैं वहाँ पे हमारा कोई ना कोई ऐसा मशीनरी या ऐसा मास्टर यूज़ होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प यूज़ होती है। तो उस केस में वहाँ पे जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन लेवल है वो हमेशा 2% से कम होना चाहिए। प्लस माइनस जो है, जो फ्लक्चुएशन हो रहा होगा वोल्टेज पे वो हमेशा +-2% होना चाहिए या फिर इससे बेटर रहना चाहिए और बेटर। अगर ये नहीं रहता है तो हमारा ये मशीनरी पे इफेक्ट डाल सकता है, तो जिसकी वजह से हमारी कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो हमारा कैलिब्रेशन कर रहे हैं उस पर भी हमारा इम्पैक्ट डालेगा। और साथ ही जो हमारा फ्रीक्वेंसी वेरिएशन है, जो हमारी वेव बनती है फ्रीक्वेंसी की, वो हमेशा +-2.5 हर्ट्ज़ जो है रहना चाहिए। मीन्स जो फ्लक्चुएशन हो रही है जो हमारी फ्रीक्वेंसी में, जो करंट भी आ रहा है उसकी जो वेव बन रही है, फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ जो बनती है, तो उसका जो हमारा वेरिएशन है वो हमेशा +-2.5 हर्ट्ज़ ही रहना चाहिए। मीन्स जो फ्लक्चुएशन हो रही है इसके अंदर ही रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो हमारी जो कैलिब्रेशन एक्टिविटी जो है इससे हैम्पर हो सकती है, जो हमारी NAVL एक्रेडिटेशन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है लैब में। दोस्तों, चौथा आता है हमारा ट्रीटमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स। अगर हम इतना बड़ा सेटअप कर रहे हैं जहाँ हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी जा रही है, बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ हो रही हैं, तो उन जगह पे क्या रहता है कि हैवी पावर जो ट्रांसमिशन होती है तो उस जगह पे हमारा शॉक लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं लीक हो या कुछ ऐसा रहे
तो करंट लगने के चांस हैं। तो हमारे लिए वहाँ पे एक सेफ्टी चार्ट होना ज़रूरी है कि ऐसा इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं हम ऐसा कि उसे रोक सकें या उससे बच सकें। तो हमेशा वहाँ पे एक चार्ट फॉर्म में हमारा सेफ्टी चार्ट होना चाहिए। जहाँ भी हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल है या ऐसा कुछ है, तो एज़ पर हमारा जो रिक्वायरमेंट है एनेबल की, तो वहाँ पे एक सेफ्टी चार्ट या कुछ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए जिससे जो कैलिब्रेशन पर्सन है वो बच सके या सेफ रह सके। और तीसरा है ऐसी मशीनें जहाँ जहाँ यूज़ होती है वहाँ पर अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है कि कहीं से करंट लीकेज हो रहा हो या कुछ ऐसा है। तो एज़ पर IS 3043 पे इसमें इसका रिकमेंडेशन दिया हो कि अर्थिंग जो होना किस तरह से होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, रोड टाइप या जैसी है। तो इसके थ्रू हमें इसकी अर्थिंग जो करनी है, जिन मशीन्स पे हम यूज़ कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है, तो हमें अर्थिंग की व्यवस्था हमें करनी है वहाँ पे कैलिब्रेशन वाले एरिया में। तो प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए। तो उसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा जो मेन टेम्परेचर, जैसे इन्वायरमेंट रहता है कैलिब्रेशन जहाँ हम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वर्नियर इंस्ट्रूमेंट गेज जो भी कैलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस एरिया का हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो वो टेम्परेचर हमारा हमेशा जहाँ भी हम कोई भी इक्विपमेंट जैसे वर्नियर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज या कोई गेज, प्लग गेज, थ्रेड गेज वगैरह कैलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस एरिया का टेम्परेचर हमेशा 20 ± 2 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। मीन्स 20 डिग्री पे ±2 डिग्री आप वेरिएशन ले सकते हैं, इतना रहना चाहिए। और पूरे दिन के अंदर पर डे मीन्स डे के अंदर मैक्सिमम आपका 2 डिग्री वेरिएशन दिखना चाहिए। अगर 2 डिग्री से ज़्यादा वेरिएशन दिखता है तो वो लैब एनेबल एक्रेडिटेशन के लिए सूटेबल नहीं है, वहाँ वो रिकमेंडेशन नहीं ले सकती है। और पर आवर जो है हमारा हमेशा 1 डिग्री का डिविएशन देखने को मिलना चाहिए। अगर 1 घंटे में हम टेम्परेचर देखते हैं, जैसे अभी 20 है, अगर 10 बजे हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री है, अगर हम 11 बजे देखते हैं तो मैक्सिमम हमारा 21 डिग्री जा सकता है टेम्परेचर, मिनिमम 19 डिग्री जा सकता है। अगर हमारा 21.5 भी जाता है तो वो लेबोरेटरी हमारी एनेबल एक्रेडिटेशन नहीं हो सकती है। तो ये हमारी जो जनरल गाइडलाइन जो है ये इसे फॉलो नहीं करेगी अगर हमारा ये जो वेरिएशन दे रखा है टेम्परेचर का पर डे पूरे डे में और जो पर आवर डे में है, अगर ये मीट नहीं करता है तो। उसके बाद आता है हमारा टेम्परेचर ऑफ मास्टर। मीन्स जो हाँ भी हम कैलिब्रेशन करें मास्टर की। अब मास्टर कौन से हुए, जहाँ हम इन इक्विपमेंट्स को कैलिब्रेट कर रहे थे। मान लीजिए अगर हम इन इक्विपमेंट को कैलिब्रेट कर रहे हैं, जो हमारा एक प्लग गेज को कैलिब्रेट करते हैं हम 20 ± 2 डिग्री में, और उस प्लग गेज को कैलिब्रेट कर रहे हैं हम एक PLM मशीन से। अगर जब PLM की कैलिब्रेशन हो रही है तो वो हमारे मास्टर में काउंट होगी। अगर उस PLM की जब कैलिब्रेशन होगी तो उस टाइम हमारा टेम्परेचर जो है 20 ± 1 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। मीन्स मास्टर की कैलिब्रेशन के टाइम जो लेबोरेटरी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा ±1 डिग्री ही वेरिएशन रहना चाहिए। उस केस में 2 डिग्री हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। और पूरे दिन के अंदर हमारा सिर्फ 0.5 डिग्री का डेविएशन देखने को मिलना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हमारा डेविएशन मिलता है देखने को तो वो लैब हमारी एक्रेडिटेशन नहीं हो सकती है कैलिब्रेशन के लिए। तो उसके बाद आ जाता है हमारे इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स। मींस जो हमारा ये टेम्परेचर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इनकी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट जो हैं वो कैसे हमें प्रिक्योर करने हैं और किस टाइप के वो इक्विपमेंट होने चाहिए। अब मान लीजिए हमें टेम्परेचर नोट करना है तो और ह्यूमिडिटी नोट करनी है। मींस हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये रिकॉर्ड करनी है। तो उस इक्विपमेंट की जो रेजोल्यूशन होगी वो हमेशा आपकी जैसे टेम्परेचर में 0.1 डिग्री होनी चाहिए और ह्यूमिडिटी में 1% RH होनी ही चाहिए। हम इससे ज़्यादा वाला लिस्ट काउंट वाला इक्विपमेंट नहीं यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर को नोट करने के लिए, और ह्यूमिडिटी को 1% से इससे ऊपर वाला नहीं कर सकते हैं। अगर इससे और बेटर मिलता है हम तो ले सकते हैं, अगर इससे ऊपर वाला हम नहीं ले सकते हैं। दोस्तों ह्यूमिडिटी जो रहती है हमारी लैब की वो हमेशा 50 ± 10% RH रहनी चाहिए। मीन्स 50% में ±10 में 40 से लेके 60 तक रहनी चाहिए हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है। अगर इससे ऊपर नीचे जाती है तो वो हमारी जगह एलिजिबल नहीं रहती है कैलिब्रेशन करने के लिए, जिसकी वजह से हमारे इक्विपमेंट रस्टी हो सकते हैं, मास्टर रस्टी हो सकते हैं। तो हमेशा हमारा जो लैब का ह्यूमिडिटी है वो हमेशा 50 ± 10% RH रहनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारी हमारी जनरल रिकमेंडेड
रिक्वायरमेंट हैं जो कि हमारा NAVL 1 to 9 हमें कहता है फॉलो करने के लिए, अगर हमें किसी जगह पे कैलिब्रेशन करनी है, किसी लैब को हमें तैयार करना है NAVL एक्रेडिटेशन के लिए। तो ऐसे करके हम इसमें ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, जनरल रिक्वायरमेंट जो है पूरी करते हैं इन सब चीज़ों को फॉलो करके। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमें हर एक इक्विपमेंट की कैलिब्रेशन किस स्टैंडर्ड से करनी है, कौन से पैरामीटर चेक करने हैं और कौन कौन से मास्टर यूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें हमें डिफाइन रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं शुरू करता हूँ तो रिकमेंडेड रेफरेंस मास्टर एंड स्टैंडर्ड फॉर डायमेंशंस मीन्स हमारे रिकमेंडेड मास्टर भी इसमें दिए हैं, स्टैंडर्ड भी, और कौन कौन से डिमेंशन हमें चेक करनी है इसमें स्टैंडर्ड के थ्रू, वो सारे भी इसमें हमें दे रखे हैं। अब यहाँ जाता है इक्विपमेंट मतलब DUC डिवाइस अंडर कैलिब्रेशन और लेटेस्ट स्टैंडर्ड गाइडलाइन, रिकमेंडेड पैरामीटर टू मेजर और रिकमेंडेड मास्टर इक्विपमेंट यूज टू कैलिब्रेशन। ये सारी चीज़ें हमें इसमें दिए रहती हैं हर एक टाइप के इक्विपमेंट की। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कैलिपर बर्नियर, मीन बर्नियर कैलिपर जो हमारा 1000 mm की रेंज का रहेगा, उसको हमें कैलिब्रेशन करने के लिए IS 3651 का यूज़ करना है जो कि पार्ट 1 है। और कौन कौन से इसमें हमें पैरामीटर चेक करने हैं, तो इसमें आ जाता है एरर एक्सटर्नल जोस के, एरर इंटरनल जोस के और एरर इन डेप्थ अगर इसकी डेप्थ रोड है, और साथ ही हम इसकी पैरेलिज्म ऑफ एक्सटर्नल जोस, पैरेलिज्म ऑफ इंटरनल जोस, फिर रिपीटेबिलिटी, अगर ये डायल वाला बर्नियर है तो रिपीटेबिलिटी ऑफ डायल इफ़ प्रेजेंट, और साथ ही हम इसे मास्टर कौन से यूज़ करने हैं कैलिब्रेशन के लिए, हम गेज ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, हम लेंथ वार यूज़ कर सकते हैं, हम LM मशीन यूज़ कर सकते हैं, कैलिपर चेकर यूज़ कर सकते हैं, गेज ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, स्लिप गेज एसेसरीज यूज़ कर सकते हैं। इनमें से हमें कोई भी मास्टर यूज़ कर सकते हैं इसको कैलिब्रेशन करने के लिए, और साथ ही हम इसको कोई दूसरा स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। IS मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड, अगर हम दूसरी जगह अगर जिस ले लें तो हम कोई दूसरा जापानीज़ इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं कैलिब्रेशन करने के लिए, वो भी हमारे सूटेबल रहते हैं कैलिब्रेशन के लिए। तो ऐसे करते करते हमारे पास ये पूरा हमारे पास एक पूरी बुक है जो कि NAVL 1 to 9 की है। जैसे इंटरनल माइक्रोमीटर है, ये सारे जितने भी हमारे टाइप के इक्विपमेंट आ जाते हैं उन सभी की कैलिब्रेशन का हमारा इस NAVL 1 to 9 में जिक्र किया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी ये NAVL गाइडलाइन की एक PDF रहती है, आप जो नेट से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ इसका पेज रहता है NAVL 1 to 9, और क्वालिटी सर्कल जो इंस्पेक्शन के लिए रहता है हमारा, वही NAVL का लोगो है हमारा। तो इस तरह, तो दोस्तों इस तरह से करते करते हमारे मैकेनिकल डिवाइसेस और आगे चलते चलते जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लूइड फ्लो कैलिब्रेशन, रेडियोलॉजिकल कैलिब्रेशन, इलेक्ट्रोटेक्निकल कैलिब्रेशन और थर्मल कैलिब्रेशन सारे हमारे इस पूरी बुक में हमें दिए हुए हैं जो PDF है कि किस तरह से हमें करने हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो आपने देख ली है NAVL 1 to 9 की, किस तरह से इससे गाइडलाइन हम फॉलो कर रहे हैं जनरल रिक्वायरमेंट्स की, और कैसे कैसे कैलिब्रेशन करें, कौन कौन से मास्टर यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग में मुझे भी ये सारी प्रॉब्लम आई थी, तो मुझे कुछ सलूशन नहीं मिल रहा था। यूट्यूब में भी देखता तो काफ़ी कम वीडियो रहती थी जिनसे पता नहीं लग पा रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इन्हें के लिए बना दूं, तो मेरे आने वाले और आगे आएंगे, कोई नए आएंगे तो उनकी लर्निंग हो जाएगी। तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो देख लिया, अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अपने कलीग्स को, अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर आपको यूज़फुल वीडियो लगती है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।